नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील हुड्डा आप सबके बीच फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वेटनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के बारे में। तो इससे पहले जो वीडियो थी दोस्तों, हमने उसमें लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की कट ऑफ के बारे में बात करी थी। लेकिन आज हम इसके ई डोजियर के बारे में बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी के लिए जो जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था और जो कट ऑफ क्लियर की है जिन कैंडिडेट ने, उनको ई डोजियर कैसे अपलोड करने हैं और उनके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है उनके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों डिटेल में बात करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन से रिलेटेड सारी क्वेरी का जवाब मिल जाता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं कि इसके ई डोजियर अपलोड करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा और क्या इसके लिए जो भी रूल रेगुलेशन है उसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट को इसके बारे में कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों 22 जुलाई को आया था और इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो में आपको थोड़ा बता दिया था कि क्या क्या कट ऑफ रही है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो ये वेटनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की वैकेंसी है जो 4/20 पोस्ट कोड है, ये 2020 में निकाली गई थी। और इस पोस्ट के लिए जो क्लोजिंग डेट थी वो थी 6 फरवरी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी क्लोजिंग डेट क्या थी, यानी जो ये 1/20 एडवर्टीजमेंट नंबर 1/20 था, पोस्ट कोड 4/20 था। इसकी जो क्लोजिंग डेट रही थी वो 6 फरवरी रही थी और इसमें टोटल 78 वैकेंसी थी और जिसमें अलग अलग कैटेगरी की इसमें वैकेंसी देख सकते हो आप वो थी। और इसके अलावा जो इसका टीयर 1 एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 23 अप्रैल 2021 को। उसके लिए जो टोटल कैंडिडेट आए थे वो 1027 कैंडिडेट ने इसके लिए एग्ज़ाम दिया था। और इस एग्ज़ाम में जिस जिस कैंडिडेट ने भाग लिया था उनकी अब कट ऑफ जारी करी है कि उनमें से कौन कैंडिडेट एलिजिबल है जो ई डोजियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट को ई डोजियर में भी दिक्कत हो रही होगी कि ई डोजियर क्या है। तो ई डोजियर ये है दोस्तों, ये एक प्रकार का ई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है, यानी आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं विभाग के द्वारा और आप वेबसाइट पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कर दोगे जो जो डॉक्यूमेंट इस पोस्ट के लिए ज़रूरी है। तो आगे हम पूरा डिटेल से बात कर लेंगे कि आपको क्या क्या अपलोड करना होगा, क्या क्या चाहिए, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या मार्क्स रहे हैं। ये मैंने पहली वीडियो में भी आपको बता दिया था कि इसके लिए क्या कट ऑफ रही है। कट ऑफ आपको पूरी दिख रही है इसमें, यूआर की, ओबीसी की, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी, इसमें टोटल 6 कैटेगरी की रही है। और कुछ कैंडिडेट का ये मैसेज है कि क्या जी फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से कट ऑफ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से कट ऑफ निकलती है, लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक ही कट ऑफ निकाली जाती है। तो यहाँ पे आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ीमेल के लिए अलग से आएगी या अभी और कट ऑफ आनी बाकी है। नहीं, कुछ नहीं है। फीमेल और मेल बोथ कैंडिडेट के लिए यही कट ऑफ है, इसके हिसाब से ही कैंडिडेट को कॉल किया है। कुछ कह रहे हैं ये परसेंटेज है या मार्क्स है। ये 200 में से जिसके 115.83 नंबर आए हैं उसको सिलेक्ट किया है, यानी ये सारे नंबर है ना कि परसेंटेज है। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। और अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या अपलोड करना होगा। तो आपको जो इसका OARS मॉड्यूल है, यानी इसकी जो वेबसाइट है DSSBonline.nic.in पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। कुछ बच्चे पासवर्ड भूल गए हैं तो वो अपना पासवर्ड फॉरगॉट कर लेना और उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। तो वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हो कि आपके कितने नंबर आए हैं। इन्होंने ये कहा है इसमें कि जिस जिस कैंडिडेट ने इसमें क्वालिफाई किया है, यानी इस कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आए या इतने नंबर आए हैं, तो उसको हमने SMS और ईमेल भेजा है। हो सकता है किसी कैंडिडेट को किसी कारणवश ईमेल ना आया हो, और अगर उसके नंबर इस कट ऑफ से ज़्यादा है या इसके बराबर है तो वो इसके लिए एलिजिबल है और उनका ई डोजियर लिंक भी एक्टिवेट हो गया होगा, तो वहाँ पे जाके आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करके वहाँ पे व्यू रिजल्ट में जाके आप अपना
रिजल्ट देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं। और अगर आपका कैटेगरी के हिसाब से इससे ज़्यादा नंबर हैं तो आप इस ई डोजियर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आती है बात डॉक्यूमेंट्स की कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इसमें 12वीं पास रखी गई थी, तो आपके पास 12th होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास इसमें 2 साल का वो डिप्लोमा मांगा गया था, वो भी आपके पास होना चाहिए। तो आपका इसमें हो गया जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, 2 चीज़ होगी, दोनों आपको अपलोड करनी है। उसके अलावा आपका अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको इसमें अपलोड करना है। और इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और अगर आप पहले से ही कहीं पे काम कर रहे हैं, यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट और या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो आपको वो भी सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना होगा। यानी वहाँ से आपको एनओसी जारी होती है, वो एनओसी इसमें आपको लगानी होगी। और इसके अलावा आपको जो एडमिट कार्ड था जिस टाइम आप एग्ज़ाम देने गए थे, वही एडमिट कार्ड इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको अपलोड करना है। अगर वो किसी कैंडिडेट का खो गया है तो कोशिश करें उसको ढूंढने की, फिर वही लगाएं। या फिर भी नहीं मिलता है तो आप अपना जो भी एडमिट कार्ड है वो इसमें अपलोड कर दीजिए। और अगर इसमें एप्लीकेशन का यहाँ दिया तो नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई ऑप्शन हो तो आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था उसका भी आपको इसमें प्रिंट आउट अपलोड कर देना है। और इन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि ये 200 मार्क्स में से नंबर है। टीयर 1 का ये रिज़ल्ट है, जो इसमें एक ही एग्ज़ाम होना था, कुछ पोस्ट के लिए 2 एग्ज़ाम भी होते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम हुआ है। और इसके लिए आपको 200 में से जो मार्क्स आए हैं उसकी कट ऑफ दे दी गई है, और इससे ऊपर जो नंबर है वो इसके लिए अप्लाई करेंगे। और इसमें ई डोजियर लिंक एक्टिवेट होने की बात करिए इन्होंने कि आपका जो ई डोजियर लिंक है वो 24 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक एक्टिवेट रहेगा। और इन बिटवीन आपको अपना जो सारे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे, ठीक है। और इसमें एक बात और कही है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो 6 फरवरी 2020 से पहले पहले का होना चाहिए, यानी तब तक पूरा हो जाना चाहिए। किसी कैंडिडेट का एक्सपीरियंस, किसी के पास फॉर्म अप्लाई करने के टाइम 6 महीने का था और अब उसका 1 साल का पूरा हो गया है, तो उसको एलिजिबल ये नहीं मानेंगे। यानी आपका एक्सपीरियंस हो, क्वालिफिकेशन हो, कोई भी प्रकार की, मतलब जैसे 12वीं हो या डिप्लोमा हो, वो है वो 6 फरवरी से पहले पहले का होना चाहिए। और इसमें बस सिर्फ एक ये चीज़ देखी जाएगी, अगर किसी के पास जाति प्रमाण पत्र पुराना था, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट था, वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, उनके पास जो दिल्ली वाले हैं, बाहर का तो ओबीसी इन्होंने माना ही नहीं है, दिल्ली के जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो सही, लेकिन वो थोड़ा पुराना है, तो उनका नए के लिए अभी अप्लाई कर देना चाहिए। अगर बन जाता है तो नया भी अपलोड कर दीजिए, क्योंकि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 6 मंथ के लिए ही वैलिड माना जाता है। तो चलिए अब हम आगे और बात कर लेते हैं कि जो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको इन्होंने एसएमएस और मेल कर दिया है, और वो अपने एसएमएस और मेल को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी कि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और आप जाके अपना ई डोजियर सबमिट कर सकते हैं। और ये पॉइंट नंबर 10 में इन्होंने बात करी है कि आपको ज़रूरी है ई डोजियर सबमिट करना। अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी के लिए, अगर इसमें आप कहते हो कि मुझे इसके लिए अप्लाई करना है, मतलब आगे की स्टेज में आप अपना नाम चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, इसमें 24 जुलाई से 7 अगस्त के बीच आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अगर आपने नहीं किया तो आपको इससे बाहर कर दिया जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि ई डोजियर मॉड्यूल है उसमें आपको ऐसा कोई राइट नहीं मिलेगा कि अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया और आप कहें कि मैं तो एलिजिबल हूं, मतलब कि मेरा तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ जितने कैंडिडेट है उससे ज़्यादा कैंडिडेट को इन्होंने बुलाया है। कट ऑफ में क्या है, थोड़े कैंडिडेट एक्स्ट्रा बुलाते हैं। कुछ कैंडिडेट पूछ रहे कितना गुना कैंडिडेट बुलाए, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। ये अपने हिसाब से ही कैंडिडेट बुलाते हैं, पता नहीं पहले से ये डॉक्यूमेंट देख के बुलाते हैं या जो भी है, ये इनका अपना क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से ये कैंडिडेट को कॉल करते हैं। और इन्होंने कुछ कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बुलाया है और इनमें जो जो एलिजिबल होंगे उनको रख लेंगे, बाकी कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा।
तो अभी जिस कैंडिडेट को ईडोजियर के लिए बुलाया है वो श्योरिटी ना समझे कि उसके अभी सिलेक्शन होना ज़रूरी ही है, यानी उसका कंफर्म सिलेक्शन नहीं है। अभी उनको सिर्फ और सिर्फ ईडोजियर के बुलाया है, यानी ई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर आप एलिजिबल मिलते हैं तो फिर दोबारा से एक कट ऑफ निकलेगी और उस कट ऑफ को अगर आप क्वालिफाई कर पाएंगे तभी आपका सिलेक्शन इसमें फाइनल होगा। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि ये सब जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट है वो ईडोजियर कॉल किया है, वो इन्होंने उसको ध्यान में रख के किया है। इनके कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वो इस पे उसका रूल लागू होता है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है कोर्ट केस में तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि ये कोर्ट केस चल रहे हैं और उसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद जो 13 नंबर पॉइंट में है कि इन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक बनाया है, फिर भी कोई अगर गलती हो जाती है रिजल्ट में तो उनके पास राइट है इसको एरर को रेक्टिफाई करने का। और इसके अलावा दोस्तों अब हम एक्सपीरियंस पे बात कर लेते हैं कि कुछ कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस में दिक्कत आ रही है। कोई कह रहा है मेरे पास डॉक्टर का एक्सपीरियंस है, कोई कह रहा है गौशाला का है, कोई कह रहा है कि मेरे पास बाहर का फील्ड का एक्सपीरियंस है, किसी के पास पोल्ट्री फार्म का है, किसी के पास पहले का नहीं बना, कोई अब बना रहा है। तो काफ़ी सारी कमियां हैं। कोई कह रहा है सर अब कहाँ से बनाए एक्सपीरियंस। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो 1 साल का होना चाहिए और वो 6 फरवरी 2020 से पहले का होना चाहिए, यानी उससे पहले आपने 1 साल का एक्सपीरियंस कर लिया हो। और दूसरी बात, पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि जो आपकी डिग्री डिप्लोमा या जो भी आपके पास है उसके बाद का ही एक्सपीरियंस इसमें वैलिड होगा। और इसके अलावा किसी कैंडिडेट ने अगर गौशाला में एक्सपीरियंस किया है तो वो वहाँ के जो भी अध्यक्ष हैं या डायरेक्टर है उनके उस पर साइन होंगे, और उसके अलावा जिस डॉक्टर के अंडर उन्होंने काम किया है वो उसमें उनको उन डॉक्टर के साइन स्टैंप करवाने होंगे, यानी उस संस्था के जो भी प्रधान हैं उनसे साइन करवाने होंगे और उन डॉक्टर के भी उस पर साइन और स्टैंप करवाने होंगे। और उस पर इशू डेट भी होनी चाहिए और उसमें एक्सपीरियंस में टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए कि आपने कब से कब तक आपने जो एक्सपीरियंस है वो किया है। और इसके साथ साथ उसमें आपका नेचर ऑफ ड्यूटी भी लिखा होना चाहिए कि आपने इस एक्सपीरियंस के दौरान क्या काम किया था, यानी आपके अनुभव के दौरान आपने क्या काम सीखा या क्या काम किया, यानी किस प्रकार की ड्यूटी आपने परफॉर्म की है वो आपका इसमें लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि एक्सपीरियंस का कुछ लोग पूछ रहे हैं फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट कुछ नहीं होता है। इसमें सबसे ऊपर रेफरेंस नंबर होता है और इशू डेट होती है, और इसके अलावा इसमें जो टाइम पीरियड है वो होता है, कैंडिडेट की पूरी डिटेल होती है, नाम और उसका एड्रेस होता है। उसके अलावा नेचर ऑफ ड्यूटी होती है, उसने क्या क्या काम किया है, किस क्षेत्र में किया है काम, और नीचे डॉक्टर के साइन स्टैम्प और उस संस्था के प्रधान के भी या अध्यक्ष जो भी उस संस्था को रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके उस पर साइन होते हैं। तो मैंने इसमें वीडियो में आपको पूरी डिटेल बता दी है। और कुछ कैंडिडेट अब ये कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस कहाँ से बनाएं। अब कोई एक्सपीरियंस नहीं बनवा सकते आप। पहले जब आपने एप्लीकेशन में जो लिखा था वही एक्सपीरियंस आपको चाहिएगा और उसी एक्सपीरियंस को अपलोड करना है। अगर आपने कोई नया बना के अपलोड कर दिया तो आपको DSSB रिजेक्ट कर सकती है। तो मतलब कि जो आपने लिखा है, जो सत्य जानकारी है वही दें DSSB को। अगर आप ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करेंगे तो DSSB में जो अधिकारी बैठे हैं वो भी पागल नहीं है, वो आपको तुरंत बाहर कर देंगे। तो मैंने पूरी डिटेल बताने की कोशिश करी है दोस्तों। फिर भी अगर आपको कोई इसमें क्वेरी है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे या फिर इस वीडियो के कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।